नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आज हमारे साथ जयपुर डायलॉग्स पर डॉक्टर अजय चुंगू हैं और हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में इस समय जिहाद चल रहा है। और अभी-अभी हमने देखा कि जम्मू में एक बार फिर से जिहादी हमला हुआ है। इसके पहले भी धांगरी में कुछ दिनों पहले हुआ था। उस समय भी इश्यूज़ आए थे कि भई ये जो सेल्फ डिफेंस कमिटीज़ हैं इनको क्यों डिसबैंड किया गया। तो जब हमला हुआ तब उनको ध्यान आया। और अभी-अभी डॉक्टर चुंगू आपसे ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ये है कि डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ऊंची-ऊंची बातें की। साथ में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कॉल को दोहराया और ये कहा कि हमारी जो फ़ौज है वो ईमान, तक़वा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए लड़ती है। अब हम अगर भारत की बात करें तो हम इसको कभी भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। कुछ इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स अब ग़ज़वाए हिंद के बारे में तो बात करने लगे हैं, लेकिन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये ऐसे टर्म्स हैं जिससे वो अभी भी दूरी बनाए रखते हैं। और जो अ, भारत सरकार का जो ऑफ़िशियल स्टैंड है वो है टेरर हैज़ नो रिलिजन। इसको आप कैसे इसकी विवेचना करेंगे? जिस बात को उन्होंने कहा है, पाकिस्तान के जनरल ने कहा है, वो उन्होंने वही बात दोहराई है, वो पाकिस्तान में सब लोगों को मालूम है, उसी को दोहराया है। ये बार-बार कहने के लिए कि भई हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो मौक़िफ़ है और जो हम करना चाहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। उसमें एक रीज़न हो सकता है क्योंकि इस वक़्त ये बात चल रही है कि पाकिस्तानी आर्मी में एक डिवीज़न है और ये बात भी चल रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटी में भी एक डिवीज़न है। एक डिवीज़न को पॉलिटिकल लेवल पे एक डिवीज़न को इमरान खान लीड कर रहे हैं, एक डिवीज़न को जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है नवाज़ शरीफ लीड कर रहे हैं। इसी तरह से आर्मी में और जुडिशरी में भी डिवीज़न्स हैं, जो रेस्पेक्टिवली 2 पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करके अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं। अब जो ये सिचुएशन होती है जहाँ पे पावर स्ट्रक्चर में, टोटलिटी में डिवीजन्स होते हैं और दोनों फैक्शंस हर एक लेवल पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं, तो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल रिट्रेशन या कॉम्पिटिटिव आप कहिए एक प्रोसेस बनती है। कॉम्पिटिटिव आइडियोलॉजी की एक प्रोसेस बनती है। जैसे मान लीजिए नवाज़ शरीफ भी इंडिया को लेके नवाज शरीफ की पार्टी या शहबाज शरीफ की पार्टी भी इंडिया को लेके बहुत सख्त रवैया अडॉप्ट करेगी पब्लिक डोमेन में और इमरान खान भी करेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवनेस है दोनों के बीच में। दोनों में से कोई भी इस बात को लेके पीछे नहीं रहना चाहिएगा चाहे कि ताकि लोग उनको कहें कि नहीं इन्होंने कंप्रोमाइज पाकिस्तान के गोल पे, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव पे, पाकिस्तान के मिशन पे कहीं पे कंप्रोमाइज हो। ये बात आर्मी के स्तर पे भी है। कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव और खासतौर से हिंदू पर्सपेक्टिव उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है कि हमको उस पे उतना ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक कॉम्पिटिटिवनेस है कि जो वेरियस सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट्स ये कहें कंसिस्टेंटली कि भाई हम कहीं पे पीछे नहीं हटे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को लेके कॉन्स्टेंटली जो बाहर से पब्लिक डोमेन में खास तौर से रेडिकलाइज्ड एलीट जो पाकिस्तान का उन्होंने जो हमले किए हैं हाल ही में, उसके कारण एक कंपल्शन बनता था उनके लिए इस बात को कहना कि हमारा मिशन, हमारा गोल, हमारी डिटर्मिनेशन कहीं पे चेंज नहीं हुई है। वो इस्लामिक है। उसका एक जिहाद उसका एक प्राइमरी एक्सप्रेशन है। ये बात उन्होंने कही है इसलिए आपके लिए, मेरे लिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इंडिया में एक जो ग्रुप्स हैं जो बात करते हैं, जो शायद सारी सिचुएशन को एक टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रीड करना चाहते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट रियल नहीं है, उनके लिए शायद ये थोड़ा बहुत अचंभे की बात होगी। हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है।
ये कंटिन्यूटी है जो हमारे सामने है, जिसको उसने रिट्रेट किया। जी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं वापस वहीं पर आऊँगा कि हमारा जो एपरेटस है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल एपरेटस हो और चाहे हमारा मिलिट्री एपरेटस हो, वो जिहाद को जिहाद कहने से कतराता है। तो यदि हम जिहाद को जिहाद कहने से कतराएँगे, तो जिहाद की जो सारी डायमेंशंस हैं, उनको हम कैसे समझ पाएँगे? जो इनका ऑफ़िशियल डॉक्ट्रिन है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में, उसमें इन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद कोई साधन नहीं है, आतंकवाद तो स्वयं में साध्य है, स्वयं में एक लक्ष्य है। Terror is an end. ए Terror एन एंड is not सेल्फ, is not a means to an end. It's an end in itself. इट्स एन एंड इन इटसेल्फ। ये ऑफ़िशियल डॉक्ट्रिन है इनका। हम जो है इसको नकारते हैं, हम इसको स्वीकार ही नहीं करते। अब ये कहते हैं टेरर पहले हैज़ नो मैं रिलिजन। पहले मैं समझता था कि ये शायद नासमझी है, स्ट्रैटेजिक इमैच्योरिटी है, और शायद हालात के चलते-चलते इसमें एक आ जाएगा। लेकिन कुछ समय से, कुछ साल से मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात को नहीं मानना, ये एक किस्म से एक सबवर्सिव स्ट्रैंगुलेशन है, आइडियोलॉजिकल सबवर्सिव स्ट्रैंगुलेशन का हिस्सा, और उसका अपना एक आर्किटेक्चर है, वो कैसे फंक्शन करती है। सेकुलर डोमेन में पॉलिटिकल मॉटिक्स या पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस को बना के इसको सस्टेन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कंसिस्टेंटली ये बात चली है अंदर से, स्ट्रेटेजिक फ्रेटर्निटी से लेके पॉलिटिकल क्लास तक, कि जो हमारी परिस्थिति है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म के साथ या पाकिस्तान के साथ, उसके सत्य को नकारा जाए या उसके सत्य को डिस्टॉर्ट करके फेर बदल करके उसको सामने रखा जाए। तो ये पाकिस्तान को पहले एक नॉर्मल नेशन मानना, बाद में पाकिस्तानी स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो वो अपने आप को कंसिस्टेंटली डिफाइन करता है एक नए मदीना के रूप में, इस बात पे चर्चा नहीं करना। तीसरी बात, जो पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन है, वॉर डॉक्ट्रिन है, जो जिहाद है, जिहाद से प्रेरित है और जिहाद के फ्रेमवर्क में ही है, उसको नहीं मानना। अगर ये बात भी मान ली जाए कि भाई जिहाद का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर, अगर 1 मिनट के लिए सब्सटैंशिएट नहीं कर पाते हैं जो लोग इसको कहते हैं, लेकिन जो लोग ये जंग कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी है, चाहे टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है वो जिहाद है, उसमें तो कोई लाग लपेट नहीं है। उसको तो समझने की कोशिश करें, जिसको हमारे लोग यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये शायद रिलीजन के साथ इसका हिस्सा नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं वो क्लियरली समझते हैं कि इसका रिलीजन के साथ ही हिस्सा। उस फ्रेमवर्क में भी अंडरस्टैंड करने के लिए रिलक्टेंस को रोका जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? क्योंकि लोग कहीं पे समझते हैं कि ये करने से भारत में जो उन्होंने सेकुलरिज्म की एक परिभाषा बनाई है और भारत की यूनिटी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया, उसको उससे फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और ये कॉन्सिस्टेंटली हमने झेला है। कश्मीरी हिंदू के विस्थापन को कुछ समय तक, मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव के टाइम तक, ये बात तो उनको समझ में आई थी कि रिलीजियस क्लींजिंग है, लेकिन बाद में एकदम से पूरे स्टेट ने, पूरे पॉलिटिकल क्लास ने, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी ने कहा कि इसको इस फ्रेमवर्क में देखना ही नहीं, बोलना भी नहीं। ये क्यों है? और उन्होंने लॉजिक क्या दिया? और ये वाजपेयी के टाइम पे शुरू हुआ। लॉजिक उन्होंने बोला कि इससे मुसलमान नाराज होगा। अब ये जो फॉर्मुलेशन है कि अगर आप इसको डिस्कस करोगे, इससे मुसलमान नाराज होगा, तो ये एबनिशो एक इंडाइटमेंट है इस बात की कि सारे मुसलमान, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमान इसके साथ नहीं है, अगर मुसलमान इसके साथ नहीं है, इसको मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मुसलमान इसके साथ हैं तब हम घबरा रहे हैं।
तो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक सिचुएशन बनी, जिस सिचुएशन में जो वहां पे चल रहा है उसके सही वैचारिक स्वरूप को न मानना, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये अंदर से एक स्ट्रैंगल होल्ड है, और ये स्ट्रैंगल होल्ड अभी भी चल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हम बहुत सी चीजें जो हमको करनी चाहिए थी कब की, वो हम नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस को हमको इवॉल्व करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से पीपल्स मोबिलाइजेशन हमको करनी चाहिए थी, हम वो नहीं कर पाते। तो ये एक अंदर से एक शिकंजा है जो अभी टूटा नहीं है, हालात इसको कमजोर कर रहे हैं। और अब जो ये नई दिशा है, जहां पे आप जैसे मेरे जैसे लोग कभी कभी कहीं कहीं पे बात करते हैं, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है लोगों की सोच में, लेकिन अंदर से भी शिकंजा है, इसको हमको मानना है। जी, और जो लोग इसको कोट करते भी हैं, जो अगर हम उन अपोलोजिस्ट की बात करें, तो ये आयत है अल फुरकान, सूरत अल फुरकान, चैप्टर हो गया 25 यानी 25.52, उसकी 52वीं आयत है। और उसका जो अरबिक में जो लिखी जाती है, क्योंकि उसका जो तर्जुमा आता है वो अलग तरह से आता है, और वो उसको कहते हैं कि साहब कि आप जो है वो ये जिहाद जो है वो कुरान के दलीलों से करो या दलाइल से करो। लेकिन ये जो कहता है, जो लोग थोड़ी बहुत अरबिक जानते होंगे वो तो तुरंत ही समझ जाएंगे, बाकी मैं जो मेरे पास मैंने काफ़ी कोशिश करके इसका निकाला है सही ट्रांसलेशन, वो बता दूंगा। वो कहते हैं कि फला तुतिल काफिरीना वा जाहिदुम बिही जिहाद अन कबीरा, कि काफिरों से जद्दोजहद करना ही सबसे बड़ा जिहाद है। अब इसमें किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उसको भी वो जो है वो इस तरह से कोशिश करके करते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो इसका मतलब ये है कि आप कुरान की दलीलों से जिहाद करो। कहीं कुरान का नाम नहीं है, कहीं दलील का या दलाइल का नाम नहीं है, लेकिन ये उसका आता है रूप। तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है सभी को, जो कोई, क्योंकि सामने से जो आती हैं दलीलें, उनको काउंटर कैसे किया जाए ये भी आना चाहिए। नैरेटिव को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हमारे खुद के लोग भी नहीं मानते, तो खुद के लोग भी जो है कह रहे हैं कि वो कह रहा है वो ज़्यादा सही होगा, तो इसलिए आपको पूरा चीज़ ये बतानी पड़ती है। अब जो हुआ अभी जम्मू कश्मीर में, हम ये लगातार देख रहे हैं, अभी-अभी इसके साथ में इसको आप लिंक करिए कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है और वो कह रहा है कि 2 महीने उसने इनको शेल्टर दी, और हमारा तंत्र ये है क्लेम करते हुए थकता नहीं है कि साहब कि हमने तो इसकी जो रूट्स हैं वो ख़त्म कर दी हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये एक, जिसको आप कहें ना मैलेज कहिए, या इसको आप कहिए एक अंदर से एक विघटन की एक पकड़ है। जिस तरह से आपने इस बात से पहले बात की, जिहाद असगर और जिहाद अकबर के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये कहा कि भाई जब कुरान के हवाले से देखा जाता है तो वहाँ पे ये डिवीजन नहीं है जैसे हमको कहा जाता है। और हमको जब हम ये बात करते हैं कि भाई इस तरह से बात है, तो हमको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। तो हमारे नैरेटिव को या हमारे आर्ग्यूमेंट को या हमारी असेसमेंट को रोकने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया मुस्लिम आइडियोलॉग्स भी करते हैं, यह प्रक्रिया अंदर से जिसको आप सो कॉल्ड सेकुलर लॉ भी करती है कि भाई आप इस तरह से नहीं की। तो इसमें पहली बात यह है कि ये बातें सामने नहीं रखना, ये किसका एक्सप्रेशन है। आप पूरे रूप से अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर से अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे कि सिचुएशन के बारे में सही बात नहीं करना बहुत लेवल पे हमको लगता है कि स्टेट के ऑपरेशंस का एक हिस्सा है। जैसे कि ये हिस्सा है कि भाई आप
टेररिज्म को रिलीजन के साथ नहीं जोड़ो, या टेररिज्म को इस्लामिक डॉक्ट्रिन के साथ नहीं जोड़ो, क्योंकि गलत हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी बात जो ये जो प्रक्रिया है, उसकी किसी भी बात को आप सही तरीके से लोगों के सामने नहीं रखो। ये एक प्रक्रिया चलती आ रही है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम आपको कहा कि जब कि एंटायर स्पेक्ट्रम पॉलिटिकल लीडरशिप का, सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप का जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम सेपरेटिस्ट लीडरशिप, जिसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मानता हूं, और फिर आप हुर्रियत ले लीजिए, इनकी सारी लीडरशिप, टॉप लीडर्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में सड़क, पानी, बिजली की लड़ाई नहीं है। अलीशा गिलानी रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी लड़ाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रिगिंग की भी लड़ाई नहीं है, इलेक्शन रिगिंग की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, वो कहते हैं कि बेसिकली मुसलमान की लड़ाई है, ये लड़ाई इस्लाम की लड़ाई है, ये कहते हैं, जिसको वो कहते हैं पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन इस फ्रेमवर्क में नहीं मिलेगा, रिलीजियस डॉक्ट्रिन के फ्रेमवर्क में मिलेगा। लेकिन इस बात को कौन नहीं मान रहा है? इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल क्लास नहीं मान रहा, एंटायर स्पेक्ट्रम नहीं मान रहा है। वो क्यों नहीं मान रहा है? उस सोच को कहीं, उस सोच का कहीं पे भी, वो क्या समझते हैं कि मानने से क्या गड़बड़ होगा, और अगर हम चुप करके बैठे या कुछ और हमने खड़ा किया उससे क्या होगा। जहां तक गड़बड़ की बात है कि जब आपने सही सिचुएशन को नहीं माना, तो आप उस सिचुएशन के बनने के लिए आप झूठ को बनाते हो, आप रीजंस को कंकॉक्ट करते हो। रिग्ड इलेक्शंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको क्या बोलते हैं, बैड गवर्नेंस, बायस्ड गवर्नेंस, ये सारी बातें, ये सारे हमने कंकॉक्ट किए हैं, इस तरफ से हुए। उस तरफ से कहीं पे ये डिबेट नहीं है। वहां पे एज ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ, जो वो कहते हैं कि इस्लाम पे रिप्रेशन है इंडिया में, उसको यूज किया जा सकता है हमारी बात को ही का ही उदाहरण लेके। लेकिन ये सारी बातें जो, जिनका सत्य के साथ कोई भी लेना देना है, ये तो अंदर से बिल्ड हो गई है। क्या समझ के बिल्ड हो गई है? एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव का निर्माण इंडिया में हुआ है। मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, इसी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव का हिस्सा है दुलत जैसे लोग। वो इसको बनाते हैं और ये स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऐसे लोगों को पोषित करता है या जिंदा रखता है या एंट्रेंचमेंट होने के लिए उनके लिए स्पेस क्रिएट करता है। तो जो जम्मू कश्मीर, जो हमारी लड़ाई है, जो जिहाद के साथ लड़ाई है, इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखना, इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ रिस्पॉन्ड करना, यही तो चल रहा है, यही तो पाखंड चल रहा है, यही तो सिलसिला चल रहा है। अब देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में 25 के करीब जेनोसाइडल किलिंग्स हो गई हिंदू की, और हर एक हत्या के बाद वहां पे ये हत्या क्यों की गई, उसके पीछे वैचारिक उसका उद्देश्य क्या था, ये सामने आ गया। ब्रॉडली कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, उनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, ये सामने आ गया। डांगरी में जो हुआ, 7 लोगों को मारा गया, उसका वैचारिक, जो भी टेररिज्म का जिन्होंने किया है, उनकी सोच क्या है, वो हमारे सामने है। और साथ में जो कॉन्टिन्यूअस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हो रहे हैं, छोटे छोटे, कहीं पे आईडी को पकड़ा जाता है, वो ब्लास्ट नहीं होता है, कहीं पे ब्लास्ट होता है तो हम कहते हैं कि नहीं ये ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ, ये यूरिया के साथ रिएक्शन का ब्लास्ट हुआ। नहीं नहीं, हम खुद ही बोल रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये जो ये हाल ही में घटना हुई, इनिशियल रेस्पॉन्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स था कि वहां पे थंडरबोल्ट आ गया, ऊपर से बिजली चमक के इस पे गिर गई, बिजली गिर गई इस पे। ये तो यूं ही इसके जो वीडियोस पब्लिक डोमेन में आ गए, जो कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनके ही ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इन वीडियोस को, जली लाशों को, इस सारे एक्टिविटी को सामने लाया। उसके बाद आप डिनाई नहीं कर पाए। ये कंटिन्यूटी है, और ये कंटिन्यूटी जो भी इंडिया में हो रहा है, जो भी जिहादी किलिंग्स हुई हैं, थ्रोट को स्लिट किया, गले काट दिए गए हैं, ये सारा एक कंटिन्यूटी है। हम इस कंटिन्यूटी से हम इससे बचना चाहते हैं। हम एक फेक नॉर्मैलिटी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं।
हम जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी वैसे भी होती उसको प्रोजेक्ट करके ये कहते हैं कि वो हार रहे हैं। तो उसके का ये इट्स सॉर्ट ऑफ, जिसको आप कहिए कि एक किस्म से अपनी ही आंखों पे एक अंधेपन का एक पर्दा डालना, ये प्रक्रिया चलती है। तो ये है एक हमारे सामने एक रियलिटी है, ये आज का नहीं चल रहा है, ये बहुत समय से चल रहा है। इसके हम नए नए रूप देख रहे हैं, लेकिन ये डिनायल ऑफ द आवर कॉन्फ्लिक्ट, द रीजन ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। हम उसको कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान फेल हो रहा है, आर्मी ने कब्जा किया है, आर्मी के कब्जे में एक नेशन है, वो कर रहे हैं, अपने आप को चलाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, इसकी जो वैचारिक धरातल है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली अपने आप को खुद एक शिकंजे में रखे हुए हैं, शायद इस प्रमाइस पे कि अगर हमने ये कहा तो सारे मुसलमान, हमारे इंडिया में रहने वाले मुसलमान हमारा साथ नहीं देंगे। ये डर है, या ये जो ऑलरेडी एक आइडियोलॉजिकल डिफीट है, ये एक किस्म की इंडाइटमेंट है मुसलमान की। इस माध्यम से, इस तरीके से करके हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं। कहने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसलमान को अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बाय होल्डिंग दिस पोजीशन हम उन सारे लोगों के लिए भी रास्ता बंद कर रहे हैं जो इस साइड है। मैंने बार बार आपको कहा कि कश्मीर घाटी में जो इस साइड मुसलमान है उसको भी वैसे ही मार्जिनलाइज किया गया जैसे हिंदू को मार्जिनलाइज किया गया। तो हमारे सामने एक सोच की धरातल, दिस अ प्रॉब्लम इन द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हम पाकिस्तान को एक आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं मानना चाहते। हम पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकल स्टेट होके फिर उस आइडियोलॉजिकल स्टेट का जो परम लक्ष्य है उसको भी नहीं मानना चाहते हैं। फिर हम इस रीजन में इस्लामिक मूवमेंट्स का डायनेमिक्स क्या है और उसका इंपैक्ट इंडिया पे कितना है, इस बात को नहीं मानना चाहते हैं। इसलिए हम अपने रीजंस बनाते हैं और उन्हीं रीजंस के साथ हम कोशिश करते हैं कि हम उनके माध्यम से चलाएंगे। यहाँ पे तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये भी है कि कुछ नहीं करो, झेलते रहो, वो थक जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से भी कहा जाता है। 1400 साल में तो थके नहीं, अब थक जाएंगे। ये संजय जी है, एक रियलिटी है। और हम कभी कभी दुख होता, आंखों में आंसू आते हैं कि क्या पढ़े लिखे लोग जो गवर्नमेंट के अंदर है, जो सिक्योरिटी अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं, वो ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। उनके सामने तो बिल्कुल सीधी बात है, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात। देखिए अभी हाल ही में सरकार ने एक स्टैंड, ये इसी बात का, इसी झूठ के जो मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि भाई वहां से जो हिंदू भाग के आ गए उनको वापस जाना चाहिए किसी तरीके से, नहीं तो हम उनको यहाँ पे उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे। उनमें से जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी बंद हो जाएगी। और पब्लिकली कहा कि हालात ठीक है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है, टूरिज्म बढ़ गया, पुराने साल के ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इस साल के ये स्टैटिस्टिक्स हैं, 90 में इतने लोग मरे थे, अब इतने, ये सारी बातें कही। और जो ही वहां पे पहुंचे, रिटन ऑर्डर्स बहुत जगह पे उनको निकाले गए, आप अपने घरों में बैठो, अब बाहर नहीं जाओ। डीसीज ने, रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स ने वो कैटेगोरिकली लिखित रूप से, वो पब्लिक डोमेन में, कोई कॉन्फिडेंस की बात, कॉन्फिडेंशियल बात में नहीं कर रहा, चुप करके बैठो, अब कोई हादसा ना हो। झूठ क्यों रखना है खड़ा। यहां पे जम्मू में 3-4 रीजंस कहे गए रेगुलरली। यूरिया के साथ रिएक्शन में ब्लास्ट हुआ, गैस सिलेंडर फट गया, स्टिकी बॉम्ब्स वो यूज कर रहे हैं, किसी ने यह बात नहीं, इस बात को छुपाया गया। बिजली गिर गई, आग लग गई, ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ, ये बार बार ये कहा जाता है, बार बार। क्यों? हम समझते हैं कि बस डे टू डे लेवल पे टेररिज्म को टैकल करके एक दो लोग अगर मारे गए एक दो चार दिन में, ये स्टैटिस्टिक्स को प्रोजेक्ट करके हम चला देंगे काम। ये काम चलाने वाली बात चल रही है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये जिहाद पूरे देश में फैल गया है। हम एक एक करके एक एक ग्रुप को एक होस्टेज बना रहे हैं इस सिचुएशन का। और लेकिन वो होस्टेज जो आप देते हैं उनको जो आप देते हैं वो बंद वहां पे नहीं होता, ये आगे फैल रहा है। और मेरी आशा थी, मेरी सबसे ज्यादा आशा थी कि अमित शाह जी के होम मिनिस्टर बनने के बाद इस बात पे कम से कम एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैं निराशा की एक परिस्थिति में हूं, क्योंकि पहले उनसे करते थे, वहां पे लगता था शायद जो उनका पॉलिटिकल सोच है
उस सोच में इनहेरेंट एक प्रॉब्लम है कि वो ये बात मानेंगे नहीं। इनके लेवल पे कहीं पे आशा थी कि ये बात ये समझेंगे और ये करेंगे, लेकिन बहुत जगह पे लगता है संजय जी कि इनकी सोच भी कभी कभी लगता है कि ज्यादा विकृत है, उसी दिशा में विकृत है जिस दिशा में अल्टीमेटली, जिसको मैं कहता हूं विघटन की दिशा में ही विकृत हो रही है, उसी दिशा में जा रही है। आरएसएस ने तो आप लोगों से, कश्मीरी पंडितों से ये भी कहा था ना कि यदि पराजित नहीं कर सकते तो प्रसन्न करिए। दो बातें साइमल्टेनियसली की अंदर की शाखाओं में, जो इनके महानुभाव हैं, अरुण कुमार, इंद्रेश जैसे लोग, जो वहां पे वो कहते थे कि भाई ये फाइट नहीं कर पाए, वहां पे वो कहते थे ये बुज़दिल हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन ने कहा कि नहीं, प्रसन्न करना है, अगर परास्त नहीं कर सकते तो प्रसन्न करना, ये मोहन भागवत, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। पब्लिकली ये कहा जाता है देखो कश्मीर में क्या हुआ, ये कांग्रेस के फेलियर का है एक सिंबल है, ये वहां के हालात का एक नक्शा है जो हिंदुओं के साथ हुआ, और अंदर से आंतरिक जो डिस्कोर्स है उसमें कहा जाता था इन्हीं ने प्रॉब्लम क्रिएट की। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे पास बहुत से कुछ मुस्लिम डेलीगेट जो वहां के कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं, वो मेरे को टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स उन्होंने सुनाए जो उनकी बातचीत बीजेपी के साथ हुई, और वहां पे वो उनको बोलते हैं कि छोड़िए कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी हिंदू को, आप हमारे साथ अलायंस, हम उनके लिए हम जो जितना करना था हमने किया, और उनका लक्ष्य ये था कि शायद मैं कन्विंस हो जाऊं कि भाई देखो ये उनको शायद बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे हिंदू तुम्हारे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। ये प्रक्रिया चलती आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही है, तो इसके मैं अपनी आंखें मूंद नहीं सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई बड़ी स्ट्रेटजी पीछे चल रही है। मैं इस बात से मतलब मैं हर एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अमित शाह जी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि 2 साल से इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, किश्तवाड़ भद्रवाह एरिया में, इसमें राजौरी पुंछ एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। वो आंकलन करके क्या गए, वहां पे क्या हुआ, किस लेवल की अकाउंटेबिलिटी हुई। देखिए एक सिंगल गाड़ी वहां से निकली, क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, क्या वो क्यों नहीं हुआ। और जब मैं इन सारी बातों, फेलियर क्यों हो रहा है, लास्ट ईयर कहते हैं कि अमित शाह जी ने उनको कहा कि भाई वीडीसी को आप दे दो हथियार, एक साल वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। देन आज मैं अपने आप को सवाल पूछता हूं कि क्या हुआ होगा। एक ही बात मुझे समझ में आती है कि जब ये बार बार बोलते हैं कि हालात नॉर्मल हैं, तो उससे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक डी अलर्ट की सिचुएशन में जाती है। जब ये पब्लिकली उद्घोषणाएं करते हैं कि हम जीत गए, टेररिज्म खत्म होने की कगार पे है, तो ये अपने आप को भ्रमित करते हैं, हमको भ्रमित नहीं करते हैं, आम आदमी को भ्रमित नहीं करते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भ्रमित करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसिटिविटी को ये हर्ट करते हैं, उसको स्कटल करते हैं जो होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसिटिविटी। और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में भी ऐसा होगा। अगर आप अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हर 15 दिन के बाद वो बयान दें कि अब इतने कम हो गए टेररिस्ट, जीतने की कगार पे हैं, आप अपने आर्मी के ऑफिसर से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो ये ऐसे वक्त भी देता रहे, तो आप उनको भी बोल रहे हैं यार आप नॉर्मलसी डिक्लेयर करो, चाहे नॉर्मलसी है या नहीं। एक एबनॉर्मलसी को नकारने की प्रक्रिया अगर आप एक स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप आत्मघात कर रहे हैं, आप सुसाइड कर रहे हैं। जी, तो अभी जो G20 के बारे में बातचीत चल रही है और G20 का यहाँ पर एक सेशन किया जा रहा है श्रीनगर में, इससे क्या संदेश देने का प्रयास है और उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए? पहली बात, मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि ये सिलसिला हुआ है, इसको एक कंटिन्यूटी के रूप में देखा जाए, इसको सिर्फ ये कि भाई उसको दिखाने के लिए ये हुआ, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम गलती करेंगे। लेकिन जहां तक ये G20 की बात है, इसके बारे में मैं इससे पहले दो मेजर इवेंट्स हुए हैं, उनको आपको कहना चाहता हूं। एक हुआ 1986 में, वेस्ट इंडीज की टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे वहां पे फारूक अब्दुल्ला, सेपरेटिज्म बन रहा था
उफान बिल्ड हो रहा था, ग्लोबली इसका प्रचार हो रहा था। एक किस्म का एक बेट, एक छलावा भारत सरकार के सामने रखा गया कि आप वेस्ट इंडीज के साथ मैच इंडिया का कश्मीर में करो, श्रीनगर में करो, और हम ये दुनिया को दिखाएंगे कि यहाँ पे तो नॉर्मल हालात हैं और इससे सेपरेटिज्म को आघात पहुंचेगा। एक किस्म की यह बेट दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक साजिश के तहत, एक सबवर्सिव ऑपरेशन था ये, इसके तहत ये बेट दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बेट ले गया पूरी दुनिया के सामने उस एक दिन, क्योंकि ग्लोबली ये टेलीकास्ट हो रहा था। कश्मीर में अलगाववाद, सेपरेटिज्म और इसका पूरा इंडियन अनएक्सेप्टेबिलिटी या इंडिया का रिजेक्शन, इस बात को पब्लिक डोमेन में दिखाया गया। बहुत जबरदस्त हमारी उस वक्त ये हो गई, जिसको आप कहेंगे कि बदनामी पूरी दुनिया में, और पूरा जो भी गेन किया था ग्राउंड पे और जो भी चल रहा था वो सब कुछ जाया हो गया। और उसके बाद अलगाववाद का वो फेज आया, पब्लिकली वो कॉन्फिडेंस आई और आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई, और वो आपके सामने है वो सिलसिला 90 तक वो सिलसिला चलता रहा। फिर जब उमर अब्दुल्ला पावर में आए, फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यहूदी मेनोहिन, ये एक रॉक स्टार है, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक के एक बहुत बड़े एक म्यूजिशियन है। कहा गया कि वो वहां पे एक रॉक कंसर्ट करेंगे ओबरॉय में, और वो हम दिखाएंगे और दुनिया के सामने, क्योंकि उन दिनों पत्थरबाजी हो रही थी, पब्लिक मोबिलाइजेशन हो रही थी, तो हम काउंटर में ये करेंगे, उनको दिखाएंगे कि भाई देखो हम यहाँ पे ओबराई में ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये जो ये कैंपेन चला लगभग हफ्ता 10 दिन, पूरी दुनिया में कश्मीर के लोग किस तरह से अलगाववाद के साथ हैं, इस बात को दिखाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि उनका अपना एक मैकेनिज्म है। अब इस वक्त मुझे नहीं मालूम है कि ये मोदी जी की खुद की सोच है या इसी तरह से ये बेट दी गई कि आप G20 करो। आपने तो ऑलरेडी उद्घोषणा की है कि आप कश्मीर में जंग जीत गए हैं। आपने तो कहा है कि हम लगभग जीत चुके हैं, टेररिज्म तो आपने अब आखिरी सांसें ले रहा है। तो इसमें एक सबवर्सिव पोटेंशियल है। मैं इस तभी ये बात कर रहा हूं, मैं कोई इसमें एक सबवर्सिव पोटेंशियल जबरदस्त इस बात को लेके, और इससे पहले इंक्रीमेंटल वायलेंस इस तरह से की चल रही है। तो फायदा किसको होगा किसको नहीं होगा वो उसके बाद ही जब ये होगा। लेकिन क्या भारत सरकार ने, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम G20 करेंगे, जो पुरानी उनकी एक्सपीरियंसेस ऐसी थी, उनको ध्यान में रख के ये डिसीजन किया, या वो उनको मालूम नहीं है कि पुराने टाइम पे भी रिसेंटली ऐसी घटनाएं घटी हैं और जिसका फायदा अलगाववादी ने लिया है। इसलिए G20 हो जाए, हमको तो अच्छा ही लगेगा। हमारे देश की इज्जत, हमारे देश का अगर दुनिया के सामने आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ही है कि उनको समझना चाहिए कि भाई टूरिज्म नॉर्मलसी नहीं होता है। वहां पे जो प्रोसेस चल रही थी, इस बात को समझिए कि पिछले महीने मान लीजिए आर्टिकल 370 के हटने तक ओवरनाइट हर दिन वहां पे पत्थरबाजी होती थी, फिर पत्थरबाजी बंद हो गई। आप ये नहीं सोचिए कि आपने कुछ कमाल कर दिया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट कर दी, वो रिट्रीट कर गए, क्योंकि ओवरनाइट पब्लिक मोबिलाइजेशन बंद नहीं होती। या तो आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उनको लगा कि नहीं, हमको 2 स्टेप पीछे हटना है, और उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरा मानना है कि पत्थरबाजी इसलिए बंद हो गई कि कुछ समय तक भारत सरकार ने सेपरेटिज्म के ओवरग्राउंड को बंद किया, और सेपरेटिज्म का ओवरग्राउंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP था। इस बात को इंडियन स्टेट ने इंटरनलाइज ही नहीं किया, कि इसलिए बंद हो गया कि जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे गवर्नमेंट में रह के, पॉलिटिकल पार्टीज में रह के, अब वो अंदर हैं। अब G20 कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें सफल हो जाएं, लेकिन पीछे एक विघटनकारी एक माहौल भी है, और विघटनकारी मानसिकता है जो काम कर रही है, वो खत्म नहीं हो गई है। इस बात का तो ध्यान उनको रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यदि आपसे ये कहा जाए कि आप एक पंचवर्षीय योजना बनाएं जिसमें कश्मीर को पूरी तरह से भारत में आत्मसात किया जा सके, तो आपके क्या एक्शन पॉइंट्स होंगे? देखिए, जब आपने ये बात की तो इसमें तो पॉलिटिकल बात आएगी।
जैसे बिल्कुल आएगी। उस बात पे मैं इस वक्त उतना ज्यादा महत्व, क्योंकि लोगों को लगेगा शायद इसीलिए बात की है। देखिए, एक बात है कि जम्मू कश्मीर का फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन एक इंपरेटिव नेसेसिटी है, स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है, और उसमें कश्मीर का विभाजन एक स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ कश्मीर में शांति के लिए नहीं, ग्लोबल जिहाद, ग्लोबल पान इस्लामिक मूवमेंट को एक एरिया में क्रिपल करने के लिए बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा, अब इस बात से अभी हम बहुत दूर हैं, कोसों दूर है। दूसरी बात बहुत जरूरी है कि भारत सरकार माने कि जिनोसाइडल वॉर वहां पे है। इससे छोड़िए, इससे फायदा कश्मीरी हिंदू को क्या होगा या किसी को क्या होगा, इससे एक लिवरेज आएगी, और ये आर्टिफिशियल लिवरेज नहीं होगी, ये लिवरेज मॉरल लिवरेज होगी ऑन द बेसिस ऑफ द रियलिटी। हम जब फॉरेनर्स से मिलते हैं, अमेरिकन, इतने साल हम मिले यूरोपियन से, वो कभी कभी जब हमारे साथ बात करते हैं वो बोलते हैं भारत सरकार ये क्यों नहीं करती है। हमारी गवर्नमेंट तो उनको नहीं ये करने के लिए बोलेगी, हमारी अपनी रिलेशन है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही। ऑफिशियली हमको 10 बार पूछा गया भारत सरकार तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखती है, तुम्हारा मतलब हिंदुओं का, अल्टीमेटली तो ये हिंदू कंट्री है। अच्छा, इसलिए इस लड़ाई का जो प्राइम टारगेट है, जब तक ना आप दुनिया के सामने कहें कि ये लड़ाई हिंदू को खत्म करने के लिए है, इसका प्राइम टारगेट हिंदू डेमोग्राफी है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रिलीजियस क्लींजिंग्स है, एक एरिया को हिंदू विहीन करना इसका प्राइम टारगेट है। आपके पास तब तक वो लिवरेज आएगी नहीं, आप इसको कवर कर रहे हो। ये दूसरी बात, मैं वैचारिक स्तर पे कर रहा हूं, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें नहीं कर रहा हूं। तीसरी बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये कहना कि भाई जो हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है वो वहां भीतर हुआ है, सब कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया है। समाज के बीच में से वायलेंस निकल रही है, समाज के बीच में से एक ऐसी विचारधारा निकल रही है जो समाज को पूर्ण टोटलिटी में प्लूरलिज्म को खत्म करना चाहती है। आप कब अकाउंटेबल बनाओगे लोगों को कि भाई ये तुम्हारे बीच में से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई वो बोलेंगे आप हमको कोई नहीं बोलेगा बदनाम बदनाम, अभी अभी तक क्या वो उनको शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन आप स्पेस क्रिएट करोगे मुस्लिम सोसाइटी में भी उन लोगों के लिए जो इसके साथ नहीं है, जो कल को ये कहेंगे हमने नहीं किया। आप उस स्पेस दे ही नहीं रहे हो, और आप जब जिनोसाइड को डिनाई करते हो, आप जिनोसाइड को एंट्रेंच, जिनोसाइडल मेंटलिटी को एंट्रेंच होने देते हो एक सोसाइटी में, आप उसको उसमें से बाहर नहीं निकालते हो। और आपका दायित्व है हिंदू को बचाना ही नहीं, जिनोसाइडल टेंडेंसी से मुस्लिम सोसाइटी को बाहर निकालना, यह आपका दायित्व है। अगर आपको कहीं पे मुसलमान का हित भी आपके दिमाग में है, अगर आपके दिमाग में है कि मैं उसको एजुकेट करूं, आपके दिमाग में है मैं उसको एक इक्वल सिटीजन के रूप में इंडिया में रखूं, वो वैसे ही रहे जैसे हम, वैसे ही कंफर्टेबल इंडिया में रहे, आप वो भी नहीं करते। चौथी बात बहुत जरूरी है, वो ये समझना है पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, पाकिस्तान एक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, और जिसका लक्ष्य है इंडिया को खत्म करना। कभी कभी आपके माध्यम हमने बात की कि आइडिया है, ये है, ठीक है, मैंने आपके सामने एक बात कही थी बार बार कि पाकिस्तान एक एंटी नेशन है। मैं इसलिए नहीं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी कोई एक विचार, पूरे विचारों का जो एक सिलसिला होता है, संस्कृति होती है, उसको खत्म करने का विचार होता है। पाकिस्तान टोटलिटी में जो नेशनल, जो इंटरनेशनल कॉन्सेंसस है उसको खत्म कर दिया, जो इंटरनेशनल एक ओपिनियन है ब्रॉडली नेशन स्टेट्स के बारे में, दुनिया के बारे में, उसको खत्म करने का एक प्रोसेस है। हमने ये नहीं किया। चौथी बात, हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए ये कहना कि हम एक सेकुलर पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और वो सेकुलर पाकिस्तान देखने के लिए हमको हम क्यों नहीं कहते हैं कि हम बलोचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान ओपनली बोल रहा है कि हम कश्मीर की आजादी को सपोर्ट, हम क्यों नहीं हमारे में क्या प्रॉब्लम है, हम इसमें क्या गलत है, इसमें क्या एंटी मुस्लिम है, क्या बलोचिस्तान के लोग मुस्लिम नहीं है। पाकिस्तान में जो नॉर्मल आइडेंटिटीज हैं जिनको इस्लाम ने जकड़ा हुआ है, उन आइडेंटिटीज को लिबरेट कराना, जब तक ना वो आइडेंटिटीज लिबरेट होंगी शांति नहीं आएगी। अच्छा, ये मैंने एक विचार की अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसी कॉन्सिक्वेंट ऐसी ही फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होंगे।
लेकिन एक भी दिशा में कहीं पे नहीं लगता है संजय जी हम आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है, अगर जम्मू कश्मीर में हिंदू के साथ कुछ होता है, भारत सरकार अमित शाह जी को, मोदी जी को उनके साथ खड़ा नहीं होना है, उनको उनके साथ सहानुभूति प्रकट नहीं करना है, उनको उनके पास जाना नहीं है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। BJP is the only government which has not visited the victims. It is the only government which has not visited the displaced people. उनके साथ बैठी है नहीं, बाहर से हम हिंदू हिंदू हैं, वो उससे क्या होता है? पीछे क्या सोच है? पीछे सोच अगर ये कहेंगे करेंगे तो शायद कोई तबका मुसलमानों का नाराज होगा, शायद जो हम सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं वो सर्टिफिकेट हमको नहीं मिलेगी, अदरवाइज इट्स द वीकेस्ट एक्सप्रेशन। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला, अगर 2 दिन के लिए भी यहाँ पे होम मिनिस्टर को रहना पड़ता, ये डांगरी जाते, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई मीटिंग नहीं थी, ये आइडेंटिफिकेशन थी स्टेट के साथ, उन विक्टिम्स के साथ जो टारगेट हैं जिनोसाइड का, जिसको हम कहते हैं कि अपोनेंट कंट्री या एनिमी कंट्री कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वेदर खराब है और हम अपनी 6-7 दिन से जो बिल्कुल साइकोलॉजिकली एग्जॉस्ट हुए हुए लोग, उनके साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उनके साथ खड़ा नहीं हो जाओगे। यही हुआ नाडी मर्ग मैसेकर में, जब आडवाणी जी गए और वहां पे जो बच्चे खुचे हिंदू रह रहे थे वो उनके पास मिलने गए, उनको मिलने नहीं दिया गया। मैं कश्मीर की बात बोल रहा हूं। तो ये बात विचार की है, ये बात सेंसिटिविटी की है, दोनों स्तर पे मुझे लगता है अभी फेलियर है, अभी आशा नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं इन्हीं विचारों के साथ अब आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है और इन्हीं विचारों को हमें आगे लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं विचार जो हैं वो, जैसे हम कहते हैं कि एक पत्थर पे बूंद लगातार गिरती रहती है तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो ये विचार जो है वो लगातार जारी रहने चाहिए, यह प्रवाह निरंतर रहना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसे विराम देता हूँ। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय चुंगू जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका भी वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।